नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस खास कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। आज मैं हूं आप सभी के साथ शिष्टिका। और दर्शकों, आज कार्यक्रम में बहुत सारी चीज़ें हम आपके लिए लेकर आए हैं, उसी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय भी जिस पर हम करेंगे आगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आप सभी को तिथि बताकर। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या है आज की तिथि। विक्रम संवत 2080, माह है श्रावण और आज है श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी। तारीख है 26 जुलाई और दिन है बुधवार। इसी के साथ कामना करती हूँ कि आप सभी का दिन आज का मंगलमय हो। आगे बढ़ेंगे और इतिहास के पन्ने पलटेंगे। जी हाँ, 26 जुलाई का जो आज का दिन संख्या है इस वर्ष की, वो होती है 207वां दिन। और अगर ये लीप ईयर होता है तो 208वां दिन इसकी दिन संख्या होती है। तो चलिए देख लेते हैं कि 26 जुलाई के दिन क्या क्या घटनाएं इतिहास में घटी थी। सन 1997 में श्रीलंका ने एशिया कप जीता था। सन 1998 में महानतम महिला एथलीट जैकी जायानर कर्सी ने एथलेटिक्स से संन्यास लिया था। 2002 में प्रथम छत्तीसगढ़ राज्य निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रारंभ हुई थी। सन 2004 में ईरान के विदेश मंत्री कमल करजई ने भारतीय प्रधानमंत्री के साथ गैस पाइपलाइन के प्रस्ताव पर वार्ता की थी। सन 2004 में अर्जेंटीना को हराकर फुटबॉल का कोपा कप ब्राजील ने जीता था। सन 2005 में नासा शटल डिस्कवरी का प्रक्षेपण किया गया था। सन 2007 में पाकिस्तान ने परमाणु शक्ति संपन्न क्रूज मिसाइल बारबर हफ्त 7 का सफल परीक्षण किया था। सन 2008 में यूरोपीय वैज्ञानिकों ने सौरमंडल के बाहर एक और नए ग्रह की खोज की थी। तो ये था आज के दिन का इतिहास। दर्शकों, आगे बढ़ेंगे और आप सभी के साथ साझा करेंगे एक सुविचार। जीवन में अपनी समस्याओं के बारे में ज़्यादा ना सोचें, वे केवल ईश्वर द्वारा दिए गए टेस्ट पेपर हैं, यह देखने के लिए कि आपने उनके जीवन नामक विषय को कितना सीखा है। जी हाँ दर्शकों, जीवन में आने वाली समस्याएं चाहे बड़ी हों चाहे छोटी हों, वो एक टेस्ट की तरह ही होती हैं, जो ये या तो आपको कुछ सिखाकर जाती हैं या फिर वो कहीं ना कहीं आपको ये बताकर जाती हैं कि आप कितने परिपक्व हो गए हैं। इसलिए समस्याओं को केंद्र मत बनाइए अपने जीवन का, वो समय के साथ आती हैं और समय के साथ चली भी जाती हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और दर्शकों, आज का आप सभी को विषय बताएंगे कि आज क्या विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम आपसे बात करेंगे युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य और करियर। जी हाँ दर्शकों, देखिए, जो युवा आयु होती है वो जीवन के सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। और ये जो समय होता है ये भविष्य में प्रमुख प्रभाव डालने वाला समय भी होता है। इसलिए इस समय में इस युवा जो चरण होता है, इसमें आपका मानसिक स्वास्थ्य बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इसी विषय पर आज हम आप सभी के साथ चर्चा करेंगे। और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर रोमा भट्टाचार्य। मैम, आप सीनियर साइकेट्रिस्ट हैं और इसी के साथ सार्स एसोसिएशन फेडरेशन की चेयरपर्सन भी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और दर्शकों, आज हमारे साथ एक मेहमान भी हैं, मधु शुक्ला जी। मैम, आप कवित्री हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। दर्शकों, इसी के साथ सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आज 26 जुलाई है। आज 26 जुलाई के दिन कारगिल विजय दिवस हम मनाते हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के इस दिवस की। आगे हम चर्चा करेंगे, कारगिल दिवस पर भी बातचीत हम करेंगे। लेकिन दर्शकों, आप सभी को यहाँ पर मैं बता दूं कि हमारा कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम है। जी हाँ, आप हमसे जुड़ सकते हैं और बिल्कुल हमसे बातचीत कर सकते हैं। फ़ोन नंबर्स आपके लिए मैं बता देती हूँ, 0755-266-0049। इसी के साथ एक टोल फ्री नंबर भी है, 1800-233-0040। जी हाँ, इन नंबर्स के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और आज के विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। जी हाँ दर्शकों, चलिए तो रोमा मैम के पास चलते हैं। और सबसे पहले तो रोमा मैम, मैं जैसे कि मैंने कहा था कि आज कारगिल विजय दिवस है, तो मैं चाहूँगी कि सबसे पहले आप 2 लाइन्स हमारे दर्शकों के साथ साझा करें कारगिल दिवस पर। बिल्कुल, कारगिल दिवस हम सबके लिए एक गौरव का विषय है। और हमारे जो जवान हैं, जो बॉर्डर्स पे लड़ते हैं,
हम भारतीयों की सुरक्षा के लिए, उनको डेडिकेटेड है ये दिवस। और सारे सोल्जर्स को, चाहे वो किसी भी फोर्स के हो, उनको मैं तहे दिल से प्रणाम करती हूँ और हम सब उनके हमेशा आभारी रहेंगे। जी बिल्कुल। तो दर्शकों आगे बढ़ते हैं और मैम से, जैसे कि जो हमारा विषय था उस विषय पर सबसे पहला प्रश्न ये करते हैं कि मैम, जो युवाओं के लिए मानसिक स्वास्थ्य है वो क्यों महत्वपूर्ण है? बिल्कुल, जैसे आपने पहले भी कहा कि जो युवा अवस्था होती है वो लाइफ की बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होती है, जिसमें न केवल शारीरिक बदलाव आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसी युवा वर्ग में, जैसे आमतौर पे लोग टीनेज कहते हैं, उसमें मानसिक बदलाव आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, और एक बच्चा जो है इंडिपेंडेंट होने का जो के प्रयास के साल हैं वो होता है, क्योंकि बच्चे तो डिपेंडेंट होते हैं हर चीज़ के लिए माता पिता के ऊपर। और ये वो समय होता है जब उनकी अपनी आइडियोलॉजी डेवलप होने लगती है, उनका एक्सपोजर दुनिया से उनको एक्सपोजर भी मिलता है, और आजकल तो डिजिटल माध्यम में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर टीनेज के बच्चों को मिल रहा है। तो एक नई सोच उनमें डेवलप होती है, और बहुत ज़रूरी है कि युवा वर्ग का मानसिक स्वास्थ्य, युवा या जो है किशोरावस्था के बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए, क्योंकि यही हमारे देश के भविष्य के नागरिक हैं। और इनकी जब सोच सही रहेगी, इनका मानसिक स्वास्थ्य सही रहेगा, तभी वो खुद के लिए एक बेहतर कल बना पाएंगे। और जब वो खुद के लिए बेहतर कल बना पाएंगे तो वो अपने आस पास के जितने लोग हैं, उनके परिवार के लोग, उनके समाज के लोग, पूरे देश के लिए वो एक स्वर्णिम भविष्य बना सकते हैं। क्योंकि इसी समय डेवलप होती है अधिकतर जो है सोच विचार की प्रणाली, लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग, जजमेंट, ये सारी चीज़ें इसी वक्त जो है पनपती है और एक स्वरूप लेती है। तो युवा जो है हमारे कल के भविष्य है, और इन्हें संजो के रखना, इन्हें सही मार्गदर्शन देना जी बहुत बिल्कुल, ज़रूरी है। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। और दर्शकों अगर देखा जाए तो जो युवा हैं इनको गरम खून, जोशीला ये जो अवस्था होती है, जोशीली अवस्था होती है, और इस उम्र में खून भी बहुत गर्म होता है, और बिल्कुल हमारे युवाओं का बहुत बड़ा योगदान भी होता है दर्शकों। सेना में जो युवा जो भर्ती होती है वो युवाओं की होती है। और जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस है। दर्शकों आज के दिन जो भारतीय वीर जवान हैं उन्होंने कारगिल युद्ध में पाकिस्तान की सेना को बहुत तगड़ी हार दी थी। जी हाँ, और दुर्गम पहाड़ों पर तिरंगा फहराया था। और इसी आज के दिन के उपलक्ष्य में हमारे साथ फ़ोन के माध्यम से नायडू सर जुड़े हुए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सह सेना अध्यक्ष हैं। सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? नायडू सर, क्या हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? हाँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सर आप सेना में सह सेना अध्यक्ष रहे हैं। सर मैं चाहूंगी कि आज के 26 जुलाई के उपलक्ष्य पर आप कुछ लाइंस हमारे दर्शकों के लिए कहिए। ऐसा जो कारगिल ऑपरेशन जो शुरू हुआ था तो मई से शुरू हो गया था जी। और जो देखा गया कि हाँ, उन्होंने तो बताया कि घुसपैठिए हैं। शुरू में ऐसे ही एहसास हुआ कि घुसपैठिए हैं, लेकिन जब डिटेल में वहाँ रेकी करके उसको क्लियर करने की बातचीत हुई तो पता लगा कि वो सारे सैनिक थे और घुसपैठियों के कपड़े पहन के वो उस तरीके से बिहेव कर रहे थे। सारे उनके पास हथियार थे मॉडर्न, और हवाई जहाज को गिराने वाले रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड लॉन्चर सब उनके पास थे। और वो काफ़ी दिन से उन्होंने तैयारी कर रखी थी और संगड़ बनाए थे। संगड़ वो बंकर टाइप होता है, पहाड़ों में बनाते हैं पत्थरों से, और वहाँ पे वो बैठे हुए थे, वो अच्छी तरीके से उन लड़ाई के लिए तैयार। तो ऐसे हालत में वो ऊपर पहाड़ी के ऊपर थे और हम लोगों को ऊपर की तरफ हमला करना था। तो ये बहुत ही जोखिम वाला काम है, लेकिन हमारे वीर जवानों ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत शौर्य के साथ काम किया, और उन्होंने सबको खदेड़ के भगा दिया।
तो टाइम लगा, लेकिन आखिर में वो जो है फतेह हो गई। जी बिल्कुल। सर बहुत क्योंकि जब आप लोग युद्ध पर होते हैं किसी, तो बहुत तरह की सिचुएशंस को आप लोग हैंडल करते हैं और उस वक्त काफ़ी कुछ इमोशनल सिचुएशंस भी, बिल्कुल उस वक्त जो आप लोग का जो जुनून रहता है वो दुश्मन को मार गिराना ही होता है, लेकिन उसी वक्त आपको देखने भी मिलता होगा कि आप अपने आपके आसपास या फिर आप अपने परिवारजनों से संपर्क नहीं कर पाते, तो वो सर समय कैसा होता है? क्या उस वक्त बिल्कुल लड़ाई पर ही ध्यान, बिल्कुल परिवार की याद नहीं आती, अपने परिजनों की याद नहीं आती है, या फिर उनकी याद ही कहीं ना कहीं आपको हिम्मत देता है कि नहीं, हमें सबकी सुरक्षा के लिए ये लड़ाई लड़नी है? कैसा पल वो होता है? जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि उनकी याद आती है, लेकिन वही हमें जो है प्रोत्साहन देता है कि हम जो ठीक से काम करें, लड़ें, ताकि अपने परिवार का नाम, अपने गांव का नाम, अपने रेजिमेंट का नाम, बटालियन का नाम, रेजिमेंट का नाम, आर्मी का नाम बदनाम ना हो। तो उसी प्रेरणा से वो लड़ते हैं। 3 बातें हैं जो सबसे ज़्यादा महत्व रखती हैं, वो है इज्जत जी और मेहनत, इज्जत, मेहनत और वफादारी। ये 3 बातें सफाई के साथ हमेशा होती है। तो ऐसे टाइम पे इज्जत और वफादारी काम आती है और वो कुछ भी काम करने के लिए तैयार हो जाए। जी बिल्कुल। नायडू सर, मैं चाहूंगी कि अंत में हमारे दर्शकों के लिए एक संदेश आप दें। हमारा सिर्फ यही संदेश होगा कि देश के लिए हमें जो है, देश के लिए हमें सबको यथाशक्ति मेहनत के साथ काम करना चाहिए, ताकि उसमें जो है जो भी ओहदे पे हों, जो भी काम कर रहे हों, चाहे बिजनेस का ही काम कर रहे हों, चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम कर रहे हों, यथाशक्ति काम करें, ईमानदारी के साथ काम करें, जोश के साथ काम करें, तो हम उतनी ही सेवा करेंगे जितनी हम सिपाही देश के लिए करते हैं। तो कारगिल दिवस में हम सबको ये ठान लेनी चाहिए और ये समझ लेना चाहिए कि हमें ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ काम करना है, ताकि देश की हर तरीके से तरक्की हो। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा संदेश। मिलन नायडू सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज के दिन 26 जुलाई जो कि कारगिल विजय दिवस है सर, आपके लिए और सभी हमारे दर्शकों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं इस दिवस की। दर्शकों, जो कारगिल विजय दिवस है, ये सिर्फ ना देश की जीत, गौरवशाली गाथा को याद करने का दिन है, बल्कि ये गौरवशाली गाथा लिखने वाले वीर जवान, शौर्य वीर जवान और शहादत को नमन करने का दिन भी है। जी हाँ दर्शकों, जो हमारे वीर जवान हैं, उनके शौर्य को बखान करने के लिए मैं 2 लाइनें बोलना चाहूँगी यहाँ पर। दिल में हौसलों का तेज और तूफान लिए फिरते हैं, दिल में हौसलों का तेज और तूफान लिए फिरते हैं, आसमां में ऊंची हम अपनी उड़ान लिए फिरते हैं, वक्त क्या आजमाएगा हमारे जोश और जुनून को, हम तो मुट्ठी में अपनी जान लिए फिरते हैं। जी हाँ, ये पंक्तियाँ उन सभी हमारे देश के वीर जवानों के लिए समर्पित थी। और पुनः आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं आज के कारगिल विजय दिवस की। दर्शकों, कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और जैसे कि विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ रोमा मैम हैं, तो आइए, रोमा मैम ने जिस तरह हमें बताया कि क्यों महत्वपूर्ण है इस युवा अवस्था में मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना, ये तो हमने मैम से जान लिया। अब आइए ये भी जान लेते हैं कि क्या कारण होते हैं, जो मुख्यतः जो आज के समय में कारण देखे जा रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य ठीक ना होने के, वो क्या क्या हैं? देखिए, ये बहुत अहम प्रश्न है और इसकी समझ होनी चाहिए और होगी भी। जैसे मैंने पहले भी बताया कि युवा वर्ग या किशोरावस्था वर्ग जो है, टीनेजर और यंग एडल्टहुड का समय जो है, वो बहुत सारी चेंजेस लाता है युवा की ज़िंदगी में, जिसमें फिज़िकल, इमोशनल, हार्मोनल, साइकोलॉजिकल चेंजेस शामिल हैं। तो ये जो चेंजेस हैं, और जैसे आपने कहा कि इस समय जोश बहुत होता है, और जैसे अभी नायडू जी भी बोल रहे थे, हमें इस जोश को जो है
अगर हम उसको वफादारी और हमारी नीयत सही रहे तो हम उस जोश को सही दिशा दे सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कारण जो इस समय होता है, क्योंकि इमोशनल और हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, तो बहुत समय ये होता है कि इन लोगों में एक आइडेंटिटी बनाने की चेष्टा होती है, और कई बार वो आइडेंटिटी बनाने की चेष्टा आसपास की चीज़ों से प्रभावित होती है। जो भी हम उनको इनपुट मिलता है, और आजकल जैसे डिजिटल ज़माना है, एवरीथिंग इज़ मतलब आपके हथेली पे है, मुट्ठी पे है। मुट्ठी पे एक तो जान लिए फिरते हैं हमारे देश के जो सोल्जर्स हैं, और एक तरफ हमारे जो नौजवान हैं वो मुट्ठी पे स्मार्टफोन्स लिए फिरते हैं, और उसके ज़रिए जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो सही भी है और कुछ जो सही भी नहीं है या गुमराह करने वाली है, वो इन्फॉर्मेशन भी उनको मिलती है। तो उस समय मानसिक संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी जी है, बिल्कुल। ताकि गुमराह ना हो जी बिल्कुल। और जो है सही दिशा को जी बिल्कुल, भाग ये सकें। आज का मुख्य कहीं न कहीं परेशानी है कि बच्चे बहुत गुमराह आज के समय में जल्दी होते हैं। दर्शकों, यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। नंद स्वरूप मिश्रा जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप बाराबंकी से जुड़े हैं हमारे साथ, अपना प्रश्न करें। हाँ, नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो युवाओं में जो ये मानसिक स्वास्थ्य की समस्या पैदा होती है, तो पहली पीढ़ी उनके माता पिता होते हैं, उनको किस हिसाब से उनको ट्रीट करना, दूसरे के दोस्त होते हैं, कि समाज के लोग होते हैं, कि जहाँ पढ़ाई करते हैं, उनके गुरु भी होते हैं। अगर ये सारे लोग छूट जाए तो युवाओं में क्या यह सोच बदली जा सकती है? नंद स्वरूप मिश्रा जी, आपका प्रश्न हम ठीक से नहीं सुन पाए हैं, आप कृपया उसे एक बार फिर से दोहरा दें। मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं युवाओं में पैदा होती है, तो उनके जो माता पिता होते हैं, उनकी क्या जिम्मेदारियां होती है, उनके दोस्त होते हैं, उनको कैसा व्यवहार करना चाहिए, कि कहाँ पढ़ाई करते हैं, उनके गुरु भी होते हैं, उनको किस हिसाब से उनको रखरखाव रखना चाहिए, कि समाज के लोग होते हैं, उनकी अहम कौन सी भूमिका होती है, जिससे मानसिक युवाओं में जो जी मानसिक जी बीमारियां जी फैलती है, इससे पकड़ लगाया जाए, इससे रोक लगाई जाए। जी बिल्कुल। जी जी, इनका प्रश्न भी काफ़ी अच्छा है। और माता पिता की क्या जवाबदारी और जिम्मेदारी है। बिल्कुल, जो बच्चे होते हैं ना, वो तो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, और सबसे पहले संस्कार माता पिता के द्वारा ही होते हैं। बाद में स्कूल और कॉलेज और बाकी समाज का रोल होता है। तो माता पिता का व्यवहार, माता पिता का चरित्र किसी भी बच्चे को, युवा को किशोरावस्था को ढालने में प्रभावित करता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आज के हमारे माता पिता जो हैं वो जो है अपनी पेरेंटिंग स्किल्स को और जो है पॉलिश करें। और हम लोग काउंसिल भी करते हैं कि कैसे वो अपने बच्चों की परवरिश कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, जब बच्चे बड़े होते हैं, साथ साथ माता पिता भी बड़े होते हैं, वो भी उनके लिए भी वो एक अनुभव नया होता है कि वो अपने बच्चे को कैसे, तो वो एक मतलब हिट एंड ट्राई करते हैं। लेकिन पेरेंटिंग जो है वो सिर्फ एक स्किल नहीं है, एक साइंस भी है। तो माता पिता की जिम्मेदारी तो बहुत है, हम किस तरह से उनमें वो गुण डालें, सिखाएं। तो सबसे पहले वो चीज़ें हमें अपने अंदर लानी होगी। जी और आज कहीं ना कहीं मैम पहली सीढ़ी, पहले टीचर हमारे माँ बाप ही होते हैं। बिल्कुल। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, महेंद्र पटेल। आप दमोह से जुड़े हैं हमसे, अपना प्रश्न करें। जी, मैं महेंद्र पटेल दमोह से बोल रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि आज की युवा और युवतियों में थोड़े थोड़े मतलब क्रोध में रहते हैं, तो इसके लिए उसको मानसिक स्वास्थ्य परफेक्ट रहे तो कैसा खाना पीना और कितना सोना चाहिए और कितनी दिनचर्या कैसी परफेक्ट रहे ताकि मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो उसे स्मरण शक्ति भी परफेक्ट रहती है और क्रोध कम आता है। इसके लिए कितना सोना और कितना खाना चाहिए? जी महेंद्र पटेल जी, दमोह से आपका जो प्रश्न है वो बहुत ही रेलिवेंट है। और आपने बहुत सही कहा कि एक इंसान के लिए निद्रा जो है, स्लीप हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जो हमारा ब्रेन का बायोलॉजिकल क्लॉक है वो कहता है कि मतलब बड़ों के लिए और बच्चों के लिए भी 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ 8 घंटे की नींद नहीं, उसका समय भी सही होना बहुत ज़रूरी है। और बच्चे तो क्योंकि अभी ना जॉब नहीं कर रहे हैं कि उन्हें नाइट शिफ्ट है या उन्हें देर रात तक जगना है,
तो ये सबसे अच्छा होता है कि अगर बच्चे रात को 9 से 9:30 के अंदर सोएं और सुबह 5:30-6 के अंदर उठें, तो ब्रेन जो है बहुत प्रॉपर फंक्शन करता है। डाइट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और अगर निद्रा सही होती है तो बहुत हद तक जो है हमारा मूड, हमारा मानसिक संयम बरकरार रहता है। और अगर नींद की कमी होती है, नींद पूरी भी ले रहे हैं लेकिन गलत समय पे ले रहे हैं, तो वो मस्तिष्क के लिए नुकसानदेह है और आगे चल के उसके दुष्परिणाम होते हैं। स्वभाव में गुस्सा, चिड़चिड़ापन आता है, स्मरण शक्ति घटने लगती है, लॉजिकल थिंकिंग जो है, रीजनिंग जो है वो गड़बड़ाती है। तो सभी से मेरा ये अनुरोध है दर्शकों से कि खुद की भी जो नींद का समय है उसको सही करने की कोशिश करें, और आपको देखकर आपके बच्चे, आपके घर के किशोरावस्था के बच्चे, युवा जो हैं, वो भी अपने आप को एक बेहतरीन और समय पे नींद का प्रयास जी बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल सही कहा मैम ने कि कहीं ना कहीं हमारा जो रूटीन है वो भी हमारे मानसिक स्थिति पर असर डालता है। और ये देखिए, अगर हमें कोई चीज़ बच्चों को सिखानी है तो बोलने से ज़्यादा बेहतर तरीका होता है कि हम उन्हें वो करके दिखाएं, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वो जल्दी सीखते हैं। दर्शकों, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि हमारे साथ आज मधु शुक्ला मेहमान के तौर पर स्टूडियो में उपस्थित हैं। चलिए मैम के पास चलते हैं। और मैम, पुनः स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैम, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप जो कविता पढ़ें, क्योंकि आज 26 जुलाई है, आज कारगिल विजय दिवस है, तो सबसे पहले क्यों ना हमारे दर्शकों को हम कोई देशभक्ति कविता प्रस्तुत करें। धन्यवाद सृष्टि जी। मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी दर्शकों को आज कारगिल दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। और ये दिवस, आज ये तारीख जो है स्वर्णाक्षरों में अंकित है हमारे इस इतिहास में, हमारे आज़ादी की रक्षा के इतिहास में। तो क्योंकि ऐसा है कि 62 और 64 का युद्ध तो हमने नहीं देखा, और 71 के युद्ध में हमारी उम्र बहुत कम थी तो ना समझ थे हम। लेकिन जो कारगिल का जो युद्ध था उसको हमने पूरा देखा, महसूस किया, शिद्दत से मतलब उसे महसूसा और उसे जिया है, उसे शब्दों में भी उतारा है। तो हमारे ये 2 महीने के युद्ध में जो 500 से अधिक जो हमारे नौजवान जो शहीद हुए थे, तो उनके प्रति मैं एक अपनी कविता के माध्यम से, ये कविता उसी समय की लिखी गई थी जब रोज़ हम टीवी में और अखबारों में देखते थे कि हमारे शहीदों का तांता लगा हुआ है, रोज़ नए हमारे नौजवान शहीद होकर के हमारे उसमें लौट रहे थे, उनकी डोलियां आ रही थी। तो उस समय की ये कविता है, और जो कि उस समय बहुत सारे पत्रों में प्रकाशित भी हुई थी। तो मैं आज शहीद दिवस पर, कारगिल दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि के रूप में ये कविता अपनी प्रस्तुत कर रही हूँ कि सरहदों की सरजमी पर फिर लुटाने जानो तन, सरहदों की सरजमी पर फिर लुटाने जानो तन, चल पड़े ये शेर हिंद बांध कर सिर पर कफन। सरहदों की सरजमी पर फिर लुटाने जानो तन, चल पड़े ये शेर हिंद बांध कर सिर पर कफन। फिर उठाई दुश्मनों ने इस तरफ तिरछी नज़र, फिर उठाई दुश्मनों ने इस तरफ तिरछी नज़र, आखिर उगल कर ही रहा अपने इरादों का जहर। कब तलक हम भी सहेंगे उनके ये बेजा सितम, अब कुचल कर ही रहेंगे दम्भ का जहरीला फन, चल पड़े ये शेर हिंद बांध कर सिर पर कफन। बो रहा जो नाग फनिया गुलशनों के गाँव में, बो रहा जो नाग फनिया गुलशनों के गाँव में, मार बैठा खुद कर कुल्हाड़ी आज अपने पाँव में, मार बैठा खुद कुल्हाड़ी आज अपने पाँव में। जोशे हिम्मत का हमारी था उसे ना कोई इल्म, जोशे हिम्मत का हमारी था उसे ना कोई इल्म, छीनने आया था जो इस देश का चैनो अमन, छीनने आया था जो इस देश का चैनो अमन। गूंजती जिन घाटियों में वीरों की कहानियाँ, गूंजती जिन घाटियों में वीरों की कहानियाँ, दफन है जिन चोटियों में तेरी अमर निशानियाँ। पड़ने न देंगे उस जमी पर गैर की छाया भी हम, सींचा है अपने लहू से जिस जमी का तूने तन, चल पड़े ए शेर हिंद बांध कर सिर पर कफन। हम न भूलेंगे तेरा बलिदान मेरे नौजवान,
हम न भूलेंगे तेरा बलिदान मेरे नौजवान, चलता रहेगा तेरे पीछे ये वतन का कारवां, हम मिलाते ही रहेंगे तेरे कदमों से कदम, याद रखेगा तेरा पैगाम ये तेरा वतन, चल पड़े ये शेर हिंद बांध कर सिर पर कफन। दे रहा तुझको सलामी आज झुककर ये गगन, दे रहा तुझको सलामी आज झुककर ये गगन, कह रही है ये धरा हे लाल फिर लेना जन्म। दे रहा तुझको सलामी आज झुककर ये गगन, कह रही है ये धरा हे लाल फिर लेना जन्म। दे रहे तुझको विदा लाखों करोड़ों नम नयन, अलविदा मेरे शहीदों तुमको मेरा शत नमन, अलविदा मेरे शहीदों तुमको मेरा शत नमन। तो ये मैं शहीदों को बहुत श्रद्धांजलि। सुंदर कविता मैम। आपकी जो लाइन थी चल पड़े ये शेर हिंदे बांध कर सर पे कफन, बहुत बहुत सुंदर शब्दों में आपने इस कविता को संजोया है। बहुत बहुत सुंदर कविता मैम। तो और सृष्टि जी मैं आज एक और कविता इसी से जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि हम एक ऐसे समय की चौखट पर खड़े हुए हैं जी जब पूरा देश हमारा अमृत महोत्सव मनाने की तैयारी कर रहा है, और ये हम सभी के लिए गर्व और हर्ष का विषय है। लेकिन आज हम इस जगह पर खड़े होकर जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो आज जिस वर्तमान पर हम खड़े हुए हैं जी उसके पीछे अतीत के बलिदान की एक लंबी श्रृंखला है। बलिदानों की जी। और चूंकि हमारा आज़ादी का आंदोलन पूरा अहिंसात्मक आंदोलन था, तो वहाँ पर तलवार की जगह कलम की धार और वार ने ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाई थी। और आज़ादी के हमारे तमाम कवियों, शायरों और गज़लकारों ने प्राण फूंके थे। तो मैंने भी कामना की है, मेरी भी आकांक्षा रही है कि मैं भी दो शब्द देश के नाम कभी अर्पित कर सकूं। इसके लिए मैंने माँ सरस्वती से कामना की है। मेरी कलम की ये प्रार्थना है माँ सरस्वती के कि तुलसी मानस के राम लिखूं या मीरा के घनश्याम लिखूं, तुलसी मानस के राम लिखूं या मीरा के घनश्याम लिखूं, माँ शक्ति मुझे तुम दो इतनी, मैं गीत देश के नाम लिखूं। मैं लिखूं पुष्प की अभिलाषा वीरों का दिव्य बसंत लिखूं, मैं लिखूं पुष्प की अभिलाषा वीरों का दिव्य बसंत लिखूं, माखन मैथिली प्रसाद पंत दिनकर के जैसे छंद लिखूं, माखन मैथिली प्रसाद पंत दिनकर के जैसे छंद लिखूं, अनगिन गौरव गाथाओं के ये स्वर्णिम पृष्ठ तमाम लिखूं, माँ शक्ति मुझे तुम दो इतनी, मैं गीत देश के नाम लिखूं। और हमारी ये जो धरती है वो 6 ऋतुओं की प्रकृति के सौंदर्य और संपदा से भरी हुई धरती है। तो हिम शिखरों से अविरल झरते झरनों का कलकल गान लिखूं, हिम शिखरों से अविरल झरते झरनों का कलकल गान लिखूं, पल पल परिवर्तित ऋतुओं के वैभव का दृश्य विधान लिखूं, इस सस्य श्यामला धरती की सुषमा नूतन अभिराम लिखूं, माँ शक्ति मुझे तुम दो इतनी, मैं गीत देश के नाम लिखूं। और अभी नायडू सर ने कहा था कि जो वो हमारे अमर सपूत जो अपने घर वापस नहीं लौटे हैं, उनके लिए पंक्तियां हैं कि सूने आंगन की देहरी पर आशाओं का दिनमान लिखूं, सूने आंगन की देहरी पर आशाओं का दिनमान लिखूं, तकती आँखों में खुशियों की कोई रत्नारी शाम लिखूं, तकती आँखों में खुशियों की कोई रत्नारी शाम लिखूं, मैं नाम शहीदों के इन भीगी पलकों का पैगाम लिखूं, माँ शक्ति मुझे तुम दो इतनी, मैं गीत देश के नाम लिखूं। और एक कामना कि मैं गीत लिखूं इस माटी का, मैं गीत लिखूं इस माटी का भरकर प्राणों में नौ चंदन, मैं गीत लिखूं इस माटी का भरकर प्राणों में नौ चंदन, भारत के भाग्य विधाता का हो नए सुरों में अभिनंदन, इस निज मातृ भूमि के चरणों में नतमस्तक कोटि प्रणाम लिखूं, माँ शक्ति मुझे तुम दो इतनी, मैं गीत देश के नाम लिखूं,
मैं गीत देश के नाम लिखूं। मैम बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। बहुत सुंदर कविता। मैं पुनः कहूंगी कि जो आपके शब्दों का चयन है वो बहुत खूबसूरत है, और जिस धन्यवाद। तरह आपने उन सारी भावनाओं को समेट कर आपने जिस तरीके से सजाया है वो बहुत बहुत सुंदर तरीका था। दर्शकों, मैम की कविताओं के साथ साथ हम भी आपके लिए एक देशभक्ति का गीत लेकर आए हैं, तो चलिए सुनवाते हैं आपको वो गीत। कारगिल के उन शहीदों को नमन, कारगिल के उन शहीदों को नमन। प्राण दे जिनने बचाया ये चमन, कारगिल के उन शहीदों को नमन। भाप करके बैरियों की चाल को बचाने माँ भारती के भाल को, चल पड़े जो बांध कर सिर पर कफन, कारगिल के उन शहीदों को नमन, कारगिल के उन शहीदों को नमन। वीर दुर्गम पर्वतों पर चढ़ गए, शत्रुओं को मार आगे बढ़ गए, कर गए जो प्राण का अपने हवन, कारगिल के उन शहीदों को नमन, कारगिल के उन शहीदों को नमन। ध्वस्त युद्धक उपकरण करते गए, विजय के पथ पर चरण धरते गए, जिनके कारण विजय ध्वज फहरा गगन, कारगिल के उन शहीदों को नमन, कारगिल के उन शहीदों को नमन। प्राण दे जिनने बचाया ये चमन, कारगिल के उन शहीदों को नमन, कारगिल के उन शहीदों को नमन। को यहाँ हमने सुना एक भक्ति भरा गीत। जी हाँ, चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं रोमा मैम के पास, और मैम से जानते हैं मैम, जो ये अवस्था होती है, अगर इस समय बच्चे की मानसिक स्थिति है वो ठीक ना हो, तो वो क्या करियर में मतलब ये बिल्कुल श्योर है कि वो करियर में अच्छे डिसीजंस नहीं ले सकता? जी बिल्कुल, डिसीशंस तो तभी अच्छे हो सकते हैं जब आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो। और हम लोग हमेशा कहते हैं किसी से भी कि जब तक आपका दिमाग संयम में ना हो तब तक ऐसी कोई भी डिसीजन न ले जिसके लिए आपको आगे चल के पछताना पड़े। और बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा यही लागू होता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा ना कि ये अवस्था ऐसी होती है जब बाहर के
एक्सपोजर का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है युवा के मस्तिष्क पर। तो कई बार वो निर्णय नहीं ले पाते हैं कि उन्हें किस दिशा में जाना चाहिए, क्या उन्हें अपनाना चाहिए, जिसमें करियर ऑप्शंस जो हैं, करियर डिसीजंस जो हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि वही आगे चल के उनके ज़िंदगी का हिस्सा बनने वाले। हम लोगों की आज की जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा हमारे प्रोफेशन और हमारे काम से जुड़ जाती हैं, और ज़रूरी भी है ये। तो बच्चों का दिल दिमाग जो है खुला होना चाहिए। माता पिता का ये कर्तव्य बनता है कि बच्चों की जो स्किल को समझे, उनकी कैपेसिटी को समझे, उनके आईक्यू को समझे, और उनकी किस तरह की एप्टीट्यूड है उसको समझे, और उन्हें ऑप्शंस दें कि आप ये कर सकते हो। लेकिन निर्णय तो बच्चों का ही होना चाहिए, क्योंकि आजकल पिछले दशक से जो है मेरे पास सबसे ज़्यादा जो बच्चे आते हैं वो बाद में पछताते हैं कि ये हमने इन्फ्लुएंस में आके, कई बार पेरेंट्स जो है इन्फ्लुएंस कर देते हैं, कई बार साथ में पढ़ने वाले लोग इन्फ्लुएंस कर देते हैं, और आगे चल के उन्हें रियलाइज़ होता है कि उस विषय में या उस करियर में उनका इंटरेस्ट ही नहीं है। हमेशा लाइफ आपको चांस देती है कि आप अपने निर्णय को बदलो या दूसरा राह पकड़ो, लेकिन सही वही है कि अगर शुरू से ही आपने अपनी राह सही पकड़ी है तो इसलिए एक्सपोजर इतना है, बच्चों को खुद डिसीजंस लेनी है, तो माता पिता, टीचर्स, रिलेटिव्स मैं का यहाँ पर कर्तव्य एक होता है। सवाल करना चाहूँगी कि क्या माँ बाप के सपने भी कहीं ना कहीं बच्चों का मानसिक तनाव का कारण बन जाते हैं? बहुत अच्छा सर। जी बिल्कुल। क्या होता है ना, माता पिता जो होते हैं, अपनी जो इच्छाएं उनकी पूर्ति ना हुई हो, वो इच्छाओं को वो अपने बच्चों के माध्यम से पूरा करने की कोशिश करते हैं, जबकि बच्चों का हो सकता है रुझान उस तरफ ना हो। तो बहुत समय इस तरह के केसेस आते हैं जहाँ पे माता पिता को लगता है कि ओके, मेरे बच्चे को बायो लेना है या मैथ्स लेनी है या ह्यूमैनिटीज़ लेनी है, लेकिन बच्चे का उस तरफ रुझान नहीं होता है, और बच्चे माता पिता के इन्फ्लुएंस में वो निर्णय तो लेते हैं, लेकिन 1 साल बाद, 2 साल बाद उन्हें लगता है कि वो गलत जो है विषय चुन लिए हैं। तो माता पिता को अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्हें थोपे ना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर माता पिता और बच्चों दोनों को ही सीखने की ज़रूरत है, और यह सीखने की ज़रूरत कि बच्चों आपको अपना डिसीज़न और चॉइस आपको खुद करना है, और इसके साथ उन चॉइसेस के लिए स्टैंड भी आपको करना है, और एट द सेम टाइम उसी समय पर पेरेंट्स को भी ये समझने की ज़रूरत है कि वो बच्चे का जीवन है, और वो अपने जीवन में जो करना चाहे उसे वो हमें करने देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आप उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन मार्गदर्शन करने में और कोई चीज़ उन पर इम्पोज, यानी कि कोई चीज़ उन पर थोपने में अंतर होता है। और बिल्कुल इस बात को लेकर आप बहुत ही सजग रहें कि आपके सपने कहीं ना कहीं उनके तनाव का कारण ना बन जाए। बिल्कुल मैम, आज के समय में बच्चों में हम देखें तो बहुत तरीके के कॉम्प्लेक्सेस हमें देखने मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं एक तरफ हमें सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी देखने मिलता है, और एक तरफ इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स भी देखने मिलता है। तो क्या कहेंगे आप इस विषय पर? जी बिल्कुल, कॉम्प्लेक्सेस डेवलप होते हैं, और बहुत स्वाभाविक भी है, क्योंकि ये जो समय है किशोरावस्था का, युवावस्था का, क्योंकि उस समय एक कॉन्क्रीट पर्सनालिटी नहीं डेवलप हुई होती है, एक परिपक्व व्यक्तित्व नहीं डेवलप हुआ रहता है, तो वो जो फेज़ है वो उसमें कई बार जाने अनजाने में माता पिता या टीचर्स या बाकी जो सिग्निफिकेंट लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी में, वो जाने अनजाने में कई बार इस तरह के कमेंट्स कर देते हैं, कई बार कंपैरिजन्स हो जाती है दूसरों के बच्चों से, कई बार उनको इस तरह के इनपुट्स दे देते हैं कि आप किसी लायक नहीं हो, आप पे हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, हमारे समय में ये नहीं था, वो नहीं था, आपको हम सब प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें जो है ना, मोटिवेट करने की जगह कई बार हतोत्साहित कर देती है बच्चों को। तो मैं सब अभिभावकों से, माता पिताओं से, टीचर से, गुरुजनों से यही कहना चाहती हूँ एक मनोचिकित्सक होने के नाते, कि हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपका कोई वाक्य या आपका कोई व्यवहार या आपका कोई बिहेवियर जो है बच्चों के मोटिवेशन पे नेगेटिव असर न डाले। हमें ही अवसर देना है बच्चों को, हमें ही मार्गदर्शन करनी है, तो हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ये करें। कंपैरिजन जो है, तुलना जो है, ये बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है, और वो भी हानिकारक होती है जब हम बच्चे की चाह को, बच्चे की
स्किल को, बच्चे की एप्टीट्यूड को न पहचान के उसे किसी और दिशा में मरोड़ने की कोशिश करते हैं, तो ये जो है ये नुकसानदेह होता है। तो बच्चों को डिसीशंस लेने की जब हम छूट देते हैं तो बच्चे जो है समझते हैं कि ये निर्णय मैंने लिया है तो मुझे इसमें खरा उतरना है क्योंकि ये मेरा निर्णय है। तो ये जो चॉइस टू मेक डिसीजन, द राइट टू बी अवेयर कि हम क्या चाह रहे हैं, ये इंडिपेंडेंस देना माता पिता का कर्तव्य होता है। और बच्चे तभी उन वैल्यूज़ को समझेंगे, उन चीज़ों की वो सराहना करेंगे कि आपने उन पे कभी दबाव नहीं बनाया। और नहीं तो रिश्ते भी खराब होने लगते हैं आगे चल के कि आपकी वजह से ये हुआ, मैं तो वो करना चाहता था, आपने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। आज के बहुत नौजवान मेरे पास ऐसे आते हैं जो ब्लेम करते हैं अपने माता पिता को। माता पिता का इंटेंशन तो सही रहा है लेकिन तरीका शायद उतना सही ना हो पाया है, जिसके कारण एक नेगेटिव जो है नेगेटिविटी बच्चों के दिमाग में पनप जाती है। तो सबके लिए ज़रूरी है कि अपना मानसिक संतुलन बनाए रखें, अपने निर्णय पे भरोसा करें, अपनी काबिलियत पे भरोसा करें। और एक्सपोजर होता है, होना चाहिए, लेकिन अपने आप को सेल्फ एनालाइज करिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हम अपने आप को सबसे बेहतर समझ सकते हैं। लोगों के इनपुट ज़रूरी है लेकिन खुद के दिल दिमाग को पढ़ना हमारा कर्तव्य है और यही हमें सही दिशा पे आगे बिल्कुल सही कहा मैम ने कि सबसे ज़्यादा आपके खुद के बारे में आप ही समझ सकते हैं। और दर्शकों एक बात और मैम ने कही थी, मैं भी दोबारा यहाँ कहना चाहूँगी। यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोनम जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, अपना प्रश्न करें। नमस्कार मैडम, मेरा सवाल रोमा मैडम से है। मैं ये पूछना मेडिटेशन और एक्सरसाइज। सोनम जी, अपना प्रश्न दोबारा से दोहरा दें, आपका प्रश्न हम तक नहीं पहुंचा है। तनाव को दूर करने के लिए मेडिटेशन और एक्सरसाइज कितनी जरूरी है? तनाव जी सोनम जी, आपका सवाल मुझ तक पहुंच गया है। बिल्कुल, तनाव जो है आज हर एक के ज़िंदगी में तनाव है, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो बच्चा हो। और कुछ हद तक तनाव या स्ट्रेस होना भी बहुत ज़रूरी है, तभी हम परफॉर्म करते हैं। स्ट्रेस जो है दो तरीके का होता है, एक यू स्ट्रेस, पॉजिटिव स्ट्रेस, और एक नेगेटिव स्ट्रेस जिसे डिस्ट्रेस कहते हैं। तो कुछ हद तक तो कोई ना कोई स्ट्रेस होना ज़रूरी है। आज हमें इस प्रोग्राम में आना था तो हमने अपनी बाकी सारी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया। जब बच्चे को एग्ज़ाम देना होता है तो उसकी तैयारी जो है बढ़ जाती है, पढ़ाई के घंटे उसके बढ़ जाते हैं। तो लाइफ बिना तनाव के नहीं चल सकती, थोड़ा बहुत तनाव तो होना ही चाहिए। लेकिन उस तनाव को कम करने के अगर वो डिस्ट्रेस कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपकी परफॉर्मेंस को डाउन कर रहा है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को ख़राब कर रहा है, तो मेडिटेशन और योग और ये सब तो सबके लिए अच्छा है। लेकिन जब डिस्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है कि आप अवसाद से ग्रसित हो रहे हैं, आपको घबराहट और एंजाइटी हो रही है, आपको इंसोम्निया या नींद की परेशानी हो रही है, आपको भूख नहीं लग रही है, आपको चिड़चिड़ाहट हो रही है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, या आप इतने उदास हो जा रहे हैं कि आपको जो है डेली चोर्स करने में भी दिक्कत आ रही है, तो सही समय पे मनोचिकित्सक से मिलना भी जो है वो बहुत ज़रूरी है। हम सब शारीरिक स्वास्थ्य के लिए तो जागरूक हैं, लेकिन जहाँ मानसिक स्वास्थ्य की बात आती है, लोग सोचते हैं कि हम खुद ही अपने विल पावर से ठीक कर लेंगे। बहुत हद तक तो ज़रूरी है अपना विल पावर और डिटर्मिनेशन, लेकिन कई बार ऐसे होता है ना लोगों के साथ कि वो चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं। तो उन लक्षणों को समझे जाने और सही समय पे मनोचिकित्सक से आके मिले। बिल्कुल, आप संपर्क करें। मेडिटेशन तो ज़रूरी है, योग भी ज़रूरी है, ध्यान भी ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें सबके लिए अच्छी हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ एक कॉलर और जुड़ गए हैं। संजय भोरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप भोपाल से बात कर रहे हैं हमसे, अपना प्रश्न करें। नमस्ते मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये युवा के जो मानसिक स्वास्थ्य जो बिगड़ते जा रहा है दिन प्रतिदिन, तो उसके लिए योग में कुछ सोल्यूशन है क्या, वो थोड़ा बताइएगा। जी 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 संजय वोरा जी, योग तो हमारी देश की पूरी दुनिया को देन है और योग हर एक इंसान को, हर एक बच्चे को करना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ योगाभ्यास या योग के एक्सरसाइजेस नहीं है, योग एक पूरा होलिस्टिक अप्रोच है। आपको मानसिक शांति भी देती है और शारीरिक रूप से भी आपको अच्छा बनाती है। तो योग करने से आपको नेचुरली उसके बेनिफिट्स हैं, जहाँ पे आप
फिटनेस तो बढ़ती ही है, साथ में आपके जो मानसिक संतुलन है वो बनाए रखने में भी काम करती है। लेकिन जब हम बात करते हैं, हम बात तभी करते हैं जब असंतुलन हो रहा है, अवसाद हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, डिस्ट्रेस हो रहा है। और जैसे मैंने कहा कि युवा अवस्था जो है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, वो सबसे ज़्यादा इमोशनली जो है चार्ज्ड होते हैं और उनमें सबसे ज़्यादा इमोशनल प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो सही समय पे काउंसलिंग और मनोचिकित्सक से आके मिलना भी बहुत ज़रूरी है। हम शारीरिक रूप से तो अपना ब्लड टेस्ट कराते रहते हैं, अपने थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो डॉक्टर के पास पहुंचने में हम हिचकिचाते नहीं हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि कोई बच्चा गुमसुम रह रहा है, उदास रह रहा है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा, स्कूल जाना नहीं चाह रहा, या उसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा चिड़चिड़ापन आ रही है, या वो सही समय पे नहीं सो रहा है, वो बहुत ज़्यादा जो है गैजेट्स पे डिपेंडेंट हो गया है, तो हम लोग बड़े जो है ना अपने तौर तरीके से उसको समझाइश देने की कोशिश करते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमेशा वो चीज़ जो है कारगर नहीं होती है, वो सफल नहीं होता है, क्योंकि माता पिता भी जो है ना वो प्रेजुडिस्ड होते हैं कई बार नेगेटिव चीज़ों में कि ये बच्चा तो नालायक ही है, इसे कुछ बोलो नहीं समझ में आता, या हम बहुत ओवर प्रोटेक्टिव भी हो जाते हैं अपने बच्चों को लेकर। तो एक ऑब्जेक्टिव तरीके से एक प्रोफेशनल से मिलना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ युवा हमारे देश का भविष्य है, उनका मानसिक संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, उनकी परेशानियों को समझें, जानें और सही समय पे डिस्कशन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बहुत सही कहा आपने। मधु मैम, क्योंकि आप भी शिक्षिका हैं, आप संस्कृत की टीचर हैं, आप भी कहीं ना कहीं बच्चों से घिरे रहते हैं, तो मैम आज के समय में अगर मैं कहूँ तो बच्चों में जो पहले का समय था और आज का समय था, क्योंकि आप काफी लंबे समय से शिक्षिका हैं, तो क्या अंतर आज के समय के बच्चों में आपको देखने मिल रहा है? क्या वो नेगेटिव ट्रेट ज्यादा है? जो बहुत अंतर दिखने को मिल रहा है। मतलब पहले हम अपने विद्यार्थी जीवन से अब के विद्यार्थियों से अगर हम तुलना करें तो मैं कहूँगी धरती आसमान का अंतर है। क्यों? क्योंकि आज का विद्यार्थी, और जब से अभी कोरोना के बाद उनके हाथों में मोबाइल आ गया है अब, क्योंकि अब सारा होमवर्क हम लोग भी मोबाइल से देने लगे हैं, बच्चे गूगल से ही सब उसमें सर्च कर लेते हैं, तो अब उनको ऐसा लगता है कि टीचर को बहुत ज़्यादा अहमियत ही नहीं देते हैं, और उनको लगता है कि हम ध्यान से बात नहीं सुने क्योंकि हम सारा चीज़ हम मोबाइल से देख लेंगे। इसके अलावा जो एक चीज़ और आती है कि मोबाइल तो ज्ञान का समुद्र है जी, लेकिन आपको उसमें से रेत चुननी है कि मोती चुनना है, इसका ज्ञान तो होना चाहिए ना। आप कैसे, तो उसके लिए संस्कार जरूरी है ना, वो संस्कार मोबाइल नहीं दे सकता, वो शिक्षक ही देगा। और मुझे तो रविन्द्रनाथ टैगोर की, अभी रूमा मैडम की मैं बात सुन रही थी तो एक मतलब कोटेशन याद आता है कि उन्होंने कहा था कि आज के बच्चे को, मतलब अपने बच्चे को अपने ज्ञान तक सीमित मत रखिए, क्योंकि वो बच्चा किसी और समय में पैदा हुआ है। तो मुझे आज के बच्चे को मुझे अपने ज्ञान तक सीमित नहीं रखना, क्योंकि वो बच्चा आज के समय में पैदा हुआ है, वो कहीं अलग दुनिया का मतलब नागरिक बनेगा। तो इस तरह से हाँ, तो ये टैगोर जी का मतलब वो है कोटेशन, तो वो कितना प्रासंगिक है, उन्होंने कब कहा था, और आज के समय में तो सबसे ज़्यादा जब मोबाइल का समय आ गया है। जी बिल्कुल मैम, चलिए क्यों ना हमारे दर्शकों को, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, तो क्यों ना आपकी सावन की कविता हमारे दर्शकों को। सावन का महीना तो हमारे यहाँ हर महीने का अपना महत्व होता है, पर सावन का विशेष रूप से महत्व है, क्योंकि सावन जहाँ मतलब बादल बिजली वर्षा तो है ही है, इसके अलावा उसका आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। और सबसे बड़ा महत्व तो ये है कि हमारी आज़ादी का ये महीना होता है, अधिकांश सावन में ही हमारा 15 अगस्त आता है। तो मैं एक गीत सावन का मैं लोक से जोड़ती हूँ। मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, आपके गीत को हम बिल्कुल, आपकी कविता को हम बिल्कुल आगे सुनेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं जी, जिनका प्रश्न रोमा मैम से है। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना प्रश्न करें जी। जी बबलू जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, अपना प्रश्न करें। जी मैम, बबलू मीना बोल रहा हूँ मैं गुना से। जी जी, हमारा एक बच्चा है 9 वर्ष का, वो ज्यादा चिड़चिड़ापन रहता है। जी जी बबलू मीना जी, 9 वर्ष का आपका बच्चा है, उसमें चिड़चिड़ापन है, तो ये कब से हो रहा है और किन चीज़ों को लेके होता है, ये नोट करना बहुत ज़रूरी है।
जो मैम थोड़ा थोड़ी बातों के लिए हो जाता है चिड़चिड़ापन है, तो वो ठीक से खा पीता है कुछ? हम्म तो मैं तो सुबह उठता है तो ज्यादा चिड़चिड़ापन रहता है उसमें। अच्छा, तो हो सकता है कि आसपास का माहौल भी हमें उसमें ठीक करने की आवश्यकता है। हो सकता है हमें हाँ। अपने अंदर झांकने की भी ज़रूरत है कि हमारे व्यवहार में जब हम लोगों से बात करते हैं, जब हम कम्युनिकेट करते हैं, तो क्या हाँ। हम या हमारे आसपास के लोग भी उस तरह का व्यवहार जो है करते हैं जिनमें गुस्सा चिड़चिड़ापन झलकती है। तो वो सब भी नहीं। देखना बहुत ज़रूरी है, जी क्योंकि मैडम। बच्चे वही करते हैं, सीखते हैं जो वो देखते हैं। तो हमें भी अपने जो प्रैक्टिसेस हैं, हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो आचरण है, बच्चे के सामने हमेशा बहुत ही संतुलित हमें अपना व्यवहार रखना चाहिए। हमारी बातें जो हैं, हमारी लैंग्वेज जो है, हमारी भाषा जो है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है बच्चे की के व्यक्तित्व को संवारने में। तो कई बार हम लोग इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, और अगर बच्चे में वाकई में आपको लगता है कि ये सारी कोई बातें नहीं हैं, उसके बावजूद बच्चे के खान पान में परेशानी है, उसमें गुस्सा चिड़चिड़ापन ज़्यादा है, या वो बहुत ज़्यादा उसमें एकाग्रता की कमी है, या बहुत अधिक चंचलपन है, या थोड़े से डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स भी हैं, चीज़ें तोड़ फोड़ करना या कुछ, तो हो सकता है बच्चे में अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हो सकता है बच्चे में चाइल्डहुड ऑनसेट मूड डिसऑर्डर हो। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि अगर हम वातावरण ठीक रहेंगे, माता पिता का व्यवहार संतुलित रहेगा, घर में अन्य बड़े लोगों का व्यवहार अच्छा रहेगा, तो बच्चे को धीरे धीरे जो है उसके व्यवहार मदद में भी मिलेगी। परिवर्तन आएगी। और बहुत इम्पोर्टेंट है, जब बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है तो उसे रिवॉर्ड करना यानी ये नहीं कि उसे कोई चीज़ दिला दें, उसको सराहना करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम गलत चीज़ पे बच्चे को डांटते हैं, उसी तरह जब बच्चा अच्छा व्यवहार करता है, जब वो नहीं चिड़चिड़ा रहा होता है, तब उसे ये बताना, ये एहसास दिलाने की ज़रूरत है कि आज आपने बहुत अच्छा जो है, आज आपने अपना व्यवहार रखा है, और रोज़ आप इस तरह से अपना व्यवहार रखोगे तो आपको ही फ़ायदा होगा, और हम लोग बहुत खुश रहेंगे। जी, तो बिल्कुल। ये बताना भी बहुत ज़रूरी होता जी है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं दर्शकों मैं बोलूंगी कि बच्चों को प्रोत्साहित बिल्कुल, करना, आप अपने बिल्कुल। रवैये में ही लेकर आ जाएं तो बहुत परिवर्तन आपको देखने मिलेंगे। चलते हैं मधु मैम के पास और उनसे उनकी सावन की कविता सुनते हैं। चलिए, मैं इस गीत के माध्यम से आपको लोक से जोड़ती हूँ। हमारा एक लोक है जो हमारी संस्कृति और हमारी परंपराओं का केंद्र है। जी। तो गीत देखिएगा। सावन कजरी झूले मेघ मल्हारों वाले दिन, सावन कजरी झूले मेघ मल्हारों वाले दिन, याद आ गए हैं मन को मनुहारों वाले दिन। सावन कजरी झूले मेघ मल्हारों वाले दिन, याद आ गए हैं मन को मनुहारों वाले दिन। वो खुशियों के रंग उमंगों की चंचल सखियाँ, वो खुशियों के रंग उमंगों की चंचल सखियाँ, भीगी हुई हवाओं की वो मीठी कनबत्तियाँ, भीगी हुई हवाओं की वो मीठी कनबत्तियाँ, झर झर झरते रस के प्रेम फुहारों वाले दिन, झर झर झरते रस के प्रेम फुहारों वाले दिन, याद आ गए हैं मन को मनुहारों वाले दिन। थिरक रहे आँखों में कोमल तितली से पलछिन, थिरक रहे आँखों में कोमल तितली से पलछिन, झोली में भर जाता मौसम सौगाते अनगिन, बहुत बहुत सुंदर झोली पंक्तियां में भर जाता मौसम
सौगातें बहुत बहुत ही फुवारे वाले दिन मैम आपकी पंक्तियों ने राखी इसके मेले और तीज त्योहारों वाले दिन याद आ गए हैं मन को मनुहारों। मैम क्या बहुत बात है। बहुत सुंदर कविता है और यहाँ पर इस कमरे में बैठकर पूरे सावन को हमने महसूस कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी कविताओं के लिए। रोमा मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आने के लिए। और दर्शकों, आज जैसे कि आप सभी को मैंने शुरुआत में बताया था कि 26 जुलाई के दिन, जी हाँ, कारगिल विजय दिवस आज के दिन हम मनाते हैं। तो बिल्कुल दर्शकों, आज के दिन आप अपने बच्चों को जो भी हमारे वीर जवानों ने देश के सुरक्षा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया, ये बिल्कुल अपने बच्चों को ज़रूर इन वीर गाथाओं से अवगत कराएं। जो मोबाइल फ़ोन्स वो यूज़ करते हैं दिन भर वीडियो देखने में, तो 2 मिनट उनके लिए आप ज़रूर कोशिश करें कि वो 2 मिनट अपना समय निकाल कर देश के प्रति समर्पित करें और जाने कि क्या क्या कितने बड़े बड़े बलिदान हमारी देश की सुरक्षा के लिए यहाँ पर युवा देते हैं। तो बिल्कुल प्रोत्साहित करें हर तरीके से। पुनः आप दोनों मैम को मैं धन्यवाद दूंगी कार्यक्रम में आने के लिए। और दर्शकों, उम्मीद करती हूँ कि आज का यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। चर्चा खेती किसानी की, बातें फसलों और उनसे आमदनी की। लीजिए कृषि वैज्ञानिकों से सलाह, मौसम का सटीक अनुमान। रोजाना मंडी भाव की सही जानकारी, जानिए सरकारी योजनाओं का फायदा। खेती से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए देखिए आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन, रोजाना शाम 5:30 बजे दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम युवा समय में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ये कार्यक्रम युवाओं पर केंद्रित है। जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के बच्चे थे उनके बीच में स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, डिजिटल